జనసంవాద ర్యాలీలో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి సంబిత్ పాత్ర మాట్లాడుతున్నారు। లైవ్ చూద్దాం। सरकार को कि जिस प्रकार मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए वो खड़े हुए, ट्रिपल तलाक को उन्होंने कोर्ट में उसके खिलाफ वो खड़े हुए, कोर्ट के बाहर कानून बनाया। आज तेलंगाना की जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो मुस्लिम समाज की है, आज उनके अधिकार के लिए कोई लड़ रहा है तो उनका भाई नरेंद्र मोदी लड़ रहा है, जबकि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले केवल और केवल उनके वोट के पीछे पड़े, उनके अधिकार को दिलाने का काम नहीं कर रहे। धिक्कार है बंधुगण। एक और बहुत बड़ी जीत हुई है। हमने अपने मैनिफेस्टो में, अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी अगर 2019 में सरकार बनाएगी तो हम CAA नागरिक संशोधन कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आएंगे। ये कई वर्षों से इस विषय पर वाद विवाद चल रहा था और आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार पूरे चर्चा के बाद यह कानून CAA का कानून पारित हुआ पार्लियामेंट में और यह कानून बना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो भी हमारे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, पारसी भाई, सिख भाई, जैन भाई, बौद्ध भाई, उन पे किसी प्रकार की भी प्रताड़ना होती हो, अगर वो प्रताड़ित हुए हैं तो 31 दिसंबर 2014 का जो कट ऑफ डेट है उससे पहले जो हिंदुस्तान आए हैं वो हिंदुस्तान के नागरिक होंगे, उनको नागरिक बनाया जाएगा। इतनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ा मानवीय कदम है। हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में, सिखों के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में 30% भी हिंदू नहीं रह गए, सब समाप्ति की ओर जा रहे हैं। और उसके बाद भी लोग आंख बंद करके बैठे हुए थे। कौन लड़ेगा हिंदुओं के लिए अगर भारत माता नहीं लड़ेगी तो? कौन लड़ेगा बौद्धों के लिए अगर हम नहीं लड़ेंगे तो? कौन लड़ेगा जैनों के लिए अगर हम नहीं लड़ेंगे तो? सिखों के लिए कौन लड़ेगा अगर हम नहीं लड़ेंगे तो? नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय लिया और दुख का विषय है, इसमें नागरिकता किसी की जा नहीं रही है, नागरिकता दी जा रही है, प्रताड़ितों को नागरिकता दी जा रही है, किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही। मगर फिर भी कुछ दंगाइयों ने दंगा फैलाने की कोशिश की, उसमें आपके वहां का वो जिन्ना भी, वो जो नियो जिन्ना है, वो जो ओवैसी है, उन्होंने भड़काऊ बयान दिए जिसके कारण पूरे देश में दंगे जैसा माहौल बना। दिल्ली में दंगे भी छिड़े, मासूम लोगों को कत्लेआम किया गया, मासूम लोगों को मौत के घाट में उतारा गया। याद करिए अंकित नामक इस पुलिस के अधिकारी का, IB के उस अधिकारी का नाले में घसीट के उसे मार दिया गया। ऐसे न जाने कितने लोगों को जला के मार दिया गया, कितने लोगों को कत्ल कर दिया गया। मैं धन्यवाद करता हूं भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिस प्रकार आज उस पर काम हो रही है, कार्यवाही हो रहा है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। बड़े बड़े राजनेता, आम आदमी पार्टी के भी राजनेता उसमें शामिल थे, हुसैन, ताहिर हुसैन, इस प्रकार के राजनेता भी गिरफ्तार हुए। कानून के आगे कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, राजनेता होता है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तार किया गया। और उस समय तेलंगाना के हैदराबाद में खड़े होकर और मुंबई में खड़े होकर किस प्रकार के भाषण कर रहे थे ये जिन्ना और जिन्ना के लोग, वो कह रहे थे, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रहा है, मगर वो कह रहे थे 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़, 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़। अरे धिक्कार है, धिक्कार है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हो, 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़। और क्या कह रहे थे? और कह रहे थे हमारे पूर्वजों ने तो लाल किला दिया, हमारे पूर्वजों ने तो कुतुब मीनार दिया, हमारे पूर्वजों ने तो ताजमहल दिया, तुम्हारे पूर्वजों ने क्या दिया? अरे ओवैसी जी, जिन्ना जी, ये तुम्हारे पूर्वज ये लाल किला को, ये कुतुब मीनार को मंगोलिया से उठा के लाए थे, अपने सर के ऊपर उठा के लाए थे। हमारी मिट्टी पे बना, हमारी मिट्टी से ईंट बनी, हमारे मिट्टी पे कुतुब मीनार बना, हमारी मिट्टी पे लाल किला बना, इसलिए ये मिट्टी तुम्हारी है, ये मिट्टी हमारी है। मिट्टी मिट्टी के फर्क करने वाले धिक्कार है। यही तो जिन्ना करके गया था, जिन्ना ने मिट्टी मिट्टी में फर्क की।
आज जो मिट्टी लाहौर का है, ये क्या है? ये हिंदुस्तान की मां के आंचल का हिस्सा है। मां के आंचल को फाड़ दिया था जिन्ना ने। और मैं आगाह करता हूं, अगर इसी प्रकार ये गठबंधन चलता रहा, मुझे बताया गया, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, मैंने टीवी में देखा, 2018 में जब तेलंगाना में आपके विधानसभा के चुनाव हुए, उसके पश्चात एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही थी कि हम सब मिलीजुली सरकार बनाएंगे। और ये केसीआर जी को, टीआरएस को एडवाइस कौन दे रहा था? ये सारी एडवाइस ये नियो जिन्ना दे रहे थे। ये एडवाइस सारी की सारी ओवैसी दे रहे थे। ये दोनों भाई मिलके जिन्ना के सपने को कैसे पूरा किया जाए, फेडरल स्ट्रक्चर बनेगा। और हर 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 भाषण में कहते थे केसीआर कि 150 से ऊपर सीटें नहीं आएगी बीजेपी, भाजपा की 150 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी और मैं आगे बढ़ जाऊंगा राष्ट्रीय राजनीति में। मैंने तो अखबारों में पढ़ा, मुझे पता नहीं सच है कि झूठ है, मगर तेलंगाना के मेरे जो यहां पर वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो मुझे बता पाएंगे। अखबारों में लिखा था कि ये जो केसीआर है, ये तो ममता बनर्जी की भी फंडिंग कर रहे थे, ये तो जगन मोहन रेड्डी जी को भी फंडिंग कर रहे थे, बाकी पार्टियों को भी फंडिंग कर रहे थे। इतना फंड इकट्ठा कर रखा था। ये जब बाकी पार्टियों को भी फंडिंग करके किस प्रकार राष्ट्रीय राजनीति में ऊपर उठे, उसकी चिंता कर रहे थे। किंतु आप तेलंगाना की जनता की बुद्धिमत्ता को देखिए। 2018 में ठीक है, इनको 88 सीट दे दिए। अच्छा, कुछ 19 सीट शायद कांग्रेस को भी दिया था 19 सीट कांग्रेस पार्टी को, ऐसा मैंने पढ़ा था। उसमें से 12 चले गए हैं, 12 केसीआर जी के साथ चले गए हैं। अच्छा, राहुल जी जरा सुन लीजिए, राहुल गांधी को मैं सुना रहा हूं, आपको नहीं, थोड़ी देर आप लोग सुन, मैं राहुल जी को बोलता। राहुल गांधी जी सुनिए, कि जो रोज आप सुबह सुबह ट्विटर पे कब्जा 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 लिखते हैं ना, कब्जा हुआ है। आपके 12 एमएलए के ऊपर टीआरएस ने कब्जा कर लिया है, छुड़ाइए। इसी प्रकार की आपकी अगर बुद्धि प्रदर्शित होती रही, इसी प्रकार की आपकी अगर नासमझी ट्विटर पर झलकती रही, क्योंकि आप तो मीटिंग पे जाते नहीं, पार्लियामेंट में आते नहीं है, बैंकॉक में ही रहते हैं, मगर ट्विटर पे अगर इसी प्रकार की नासमझी आपकी झलकती रही, तो अभी तो 12 गए हैं, बाकी जो बचे हैं उस पर भी कब्जा हो जाएगा और बाकी राज्यों पर भी आपके एमएलए के ऊपर कब्जा हो जाएगा, सब कब्जे में चले जाएंगे। इसलिए ये जो चीन ने आप मां बेटे के मन के ऊपर कब्जा किया है, इसे ठीक करिए पहले। ये राहुल जी को था। अब मैं वापस तेलंगाना में आता हूं, बीच बीच में थोड़ा राहुल जी को ये सब समझाना जरूरी है, वो नासमझ है थोड़े से। तो 88 उनको वोट मिला, 88 सीटें उनको मिली थी 18 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव। उसके कुछ महीने बाद जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ अप्रैल के महीने में, तो आप तेलंगाना की जनता की बुद्धिमत्ता को देखिए। यहां मेरे ख्याल से 2 या 3 सांसद मौजूद हैं, 4 सांसदों को तेलंगाना ने जिता के भेजा, 4 बीजेपी के सांसदों। रोज केसीआर कहते थे, रोज ये टीआरएस पार्टी कहती थी हम 16 के 16 जीतेंगे, हमें लड़ने की भी जरूरत नहीं है, हमें कैंपेन करने की आवश्यकता नहीं है, 16 सीटों पे हम ऐसे ही जीत जाएंगे। 1 सीट तो छोड़ दिया था आपने चचेरे भाई के लिए, जिन्ना जी के लिए, बाकी सब हम जीत जाएंगे। क्या हुआ? जनता चाहती मोदी जी को, और दबे आवाज में ये तो मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि बहुत पॉपुलैरिटी है मोदी जी की, कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं है, कोई गति ही नहीं है, अन्य गति नास्ती, ये तो खुद ही मानते हैं वो बंद कमरों में, ये तो आप भी बताते हैं हमें। तो 2019 में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर गया है, 4 सांसद आए हैं, केंद्र में मंत्री बने हैं, लगभग 20% वोट प्रतिशत आपको मिला है, 20% वोट आपको मिला है, वोट शेयर। ये अपने आप में दिखाता है कि बीजेपी तेलंगाना दिन दुनी रात चुगुनी आगे बढ़ रही है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं। 2-3 और छोटे विषय हैं, छोटे विषय नहीं है वैसे तो, मगर मैं ये तेलंगाना के विषय से पहले राष्ट्र के 2-3 बड़े विषय हैं, उनके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कोरोना का युद्ध, आप सब मास्क पहन के बैठे हैं, और देखिए सौभाग्यवशत मुझे तेलंगाना का ही चार्ज दिया गया था हर दिन रिपोर्टिंग करने के लिए। लगभग 17 जिलों को चार्ज मुझे दिया गया था। मैं फोन करता था
कई जिलों के यहां अध्यक्ष बैठे होंगे जिनसे मेरी बात होती थी। बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड पे जिस प्रकार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आपने काम किया है, और अभी 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी को आपने उसका रिपोर्ट कार्ड भी दिया है, उसके लिए मैं आपको सत सत नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। उसकी रिपोर्टिंग आप लोग रोज करते थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो हिंदुस्तान में कोरोना को लॉकडाउन, सही समय पर लॉकडाउन होने के कारण कंटेन भी किया। हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो मृत्यु दर आज कम है, किंतु तेलंगाना में सर्वाधिक मृत्यु दर है, 3.8%, जो मैंने अखबार में पढ़ा है। सबसे कम टेस्टिंग कहीं हो रही है तो वो तेलंगाना में हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से डॉक्टर होने के नाते, एक राजनेता के नाते नहीं, मैं एक डॉक्टर होने के नाते पूछना चाहता हूं, और चूंकि मुझे खुद कोरोना हुआ था और मैं अस्पताल में था, इसलिए मैं चाहता नहीं हूं किसी को भी कोरोना हो। मैं आज मुख्यमंत्री जी से पूछता हूं, मुख्यमंत्री जी, आप इतना कम टेस्टिंग क्यों करा रहे हैं अपने राज्य में? आपने टेस्टिंग बंद क्यों करा दी? आप डरते क्यों हैं सच्चाई से? आप टेस्टिंग कराइए, लोगों को अस्पताल में, सही अस्पताल में भर्ती कराइए। मुझे दुख होता है जान करके, जब जवान जर्नलिस्ट, छोटे उम्र के जर्नलिस्ट तक उन्होंने जान गंवा दिया है तेलंगाना में लापरवाही के कारण और टेस्टिंग नहीं होने के कारण। ऐसी बातें तेलंगाना में नहीं होना चाहिए। इस राज्य में टेस्टिंग बढ़ना चाहिए और रोगी जल्दी ठीक होने चाहिए। यहां मृत्यु दर कम होना चाहिए। ये मैं प्रभु से भी प्रार्थना करना चाहता हूं। इसमें मैं राजनीति नहीं करना चाहता। दूसरा बहुत बड़ा विषय है चीन को लेकर। बंधुगण, चीन को लेकर अभी देशों के बीच में बातचीत हो रही है। मेरा अधिक कुछ कहना उचित भी नहीं है, क्योंकि हम बॉर्डर में नहीं हैं और ना ही मैं सरकार में हूं। किंतु एक बात मैं कह दूं और आप लोग कान खोल के सुन लीजिए और हर एक व्यक्ति को तेलंगाना में बता दीजिएगा, जो प्रधानमंत्री ने कहा था 1 इंच जमीन भारत की कहीं नहीं गई है, 1 पोस्ट कहीं नहीं गया है। और हमारे जाबाज सिपाही, जो 20 हमारे जाबाज सिपाही शहीद हुए थे, देश उनको नमन करता है, देश उनके साथ खड़ा है। और जिस प्रकार कांग्रेस उनके साथ शंका दिखा रही है, उनके ऊपर सवाल उठा रही है, कांग्रेस ये पूछ रही है कि क्या इन जवानों ने चाइना के साथ, चाइना के पीएलए के कुछ जवानों को मारा कि नहीं, जनता इसका जवाब देगी। जनता इसका जवाब देगी कांग्रेस पार्टी। आप सब जान लीजिए, ये जो मां बेटे हैं, ये मां बेटा ने अपना ईमान चाइना में गिरवी रखा। 2008 में एमओयू करके और अपने मरहूम पति राजीव गांधी जी के नाम पे जो राजीव गांधी फाउंडेशन खुला हुआ है, उस फाउंडेशन में करोड़ों करोड़ चंदा लेकर इस मां बेटे ने अपने ईमान को चाइना को बेच दिया है। तभी तो जब डोकलाम हो रहा था, चाइनीज टेंट के नीचे बेटा और बेटा का पूरा परिवार, बेटी और बेटी का पूरा परिवार पकड़ा गया था, रंगे हाथ पकड़ा गया था। ईमान बेच दिया है। जो लोग ईमान बेच देते हैं उनको देश माफ नहीं करते। देश जब क्राइसिस में हो उस समय कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देश जब क्राइसिस में हो उस समय कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मगर जब क्राइसिस की बात हो रही हो तो मैं बता दूं, सी फॉर क्राइसिस, सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर कोरोना, सी फॉर चाइना, सी फॉर कंफ्यूजन, सी फॉर कॉन्स्पिरेसी। ये जो कंफ्यूजन और कॉन्स्पिरेसी की कहानी है, ये कांग्रेस के डीएनए में बसा हुआ है। हर जगह कंफ्यूजन और हर जगह कॉन्स्पिरेसी फैला। मैं तेलंगाना के बारे में 3-4 प्रश्न पूछना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। बंधुगण, क्या यह हकीकत नहीं है कि 2018 में जब केसीआर जी की सरकार बनी, 2 महीने तक वो अकेले ही सरकार चलाते रहे, कोई कैबिनेट नहीं बनी। उन्होंने कोई कैबिनेट, किसी को मंत्री नहीं बनाया, क्योंकि उनको लगता था वो अकेले ही काफी है, अपने घर के अंदर से, अपने परिवार के माध्यम से ही सरकार चला लेंगे। ऐसा केवल निजाम सोचते थे, ऐसे राजा रजवाड़े सोचते थे। ऐसा कभी भी लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ मुख्यमंत्री ऐसा नहीं सोच सकता है। और अगर ऐसा लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ मुख्यमंत्री सोचता है तो इसे केवल अंग्रेजी में एरोगेंस और हिंदी में घमंड कहेंगे। और इसी घमंड का नतीजा रहा कि 2019 में इनको उत्तर दिया तेलंगाना के जनता ने। बंधुगण, जिस प्रकार की बातें, शर्मनाक बातें इस सरकार ने कही, हिंदुगालू वंदुगालू, हिंदुगालू वंडुगालू, उसका नतीजा भी इस सरकार को भुगतना पड़ा है।
और आपको घर घर तक इस प्रकार की शर्मनाक बयानों को पहुंचाना पड़ेगा। बंधुगण, सबसे बड़ा नारा तेलंगाना जब बना था, आंध्रा और तेलंगाना जब दो राज्य बने थे, तो सबसे बड़ा विश्वास दिलाया गया था तेलंगाना की जनता को और खास करके तेलंगाना के युवकों को कि उनको नौकरी मिलेगी, उनको रोजगारी मिलेगी। मैं आपसे पूछता हूं, तेलंगाना के राज्य के जनता को मैं पूछता हूं, आपसे मैं प्रतिनिधियों से पूछता हूं, क्या तेलंगाना में युवकों को नौकरी मिली? क्या वहां रोजगारी दी गई? 1 लाख नौकरी दूंगा, यह केसीआर जी ने कहा था। क्या 1 लाख नौकरी दी? क्या एक भी नौकरी दी? बंधुगण, जब तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी कुछ महीनों पहले वहां नोटिफिकेशन निकाला था, मुझे जान के दुख हुआ, कष्ट हुआ, आश्चर्य हुआ कि लगभग 26 लाख ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया। 26 लाख लोगों। ये हालत आज तेलंगाना में रोजगारी को लेकर। मुझे यह भी बताया गया है कि केसीआर जी ने तेलंगाना में ये जो उनको 88 सीट्स मिले, उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को 3,100 रुपए में स्टाइपेंड के रूप में दूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज लगभग 2 वर्षों के पश्चात केसीआर जी ने अपने इस वादा को पूरा किया है? क्या उन्होंने बेरोजगार लोगों को 3100 रुपए का भत्ता दिया है? नहीं दिया है। क्या उनका अधिकार बनता है कि अगर इस प्रकार से वो विश्वासघात करे तो वो सरकार में बने रहे? बिल्कुल नहीं बनता है। और सच्चाई को घर घर तक ले जाने का कर्तव्य आपका है। एक और वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो 58 ईयर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रिटायरमेंट एज को 58 ईयर्स से बढ़ा करके 61 ईयर्स कर देंगे। इसको भी झूठ साबित किया। इस पर भी अभी तक कोई काम नहीं किया। मैं बात करता हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से मेरी बात होती है तेलंगाना में, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नाराज हैं और मैं आह्वान करता हूं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कि वो अपना मोर्चा केसीआर जी के खिलाफ खोलें। यह भी कहा था केसीआर जी ने कि 2 बेडरूम का फ्लैट 7 लाख परिवारों को दिया जाएगा। कहा था ना कि 2 बेडरूम का फ्लैट 7 लाख परिवारों को दिया जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, मुख्यमंत्री जी ने कितने बेडरूम का फ्लैट कितने कार्यकर्ताओं को दे दिया? कितने लोगों को दे दिया? कितने गरीबों को दे दिया? किसी एक व्यक्ति तक ये सहूलियत पहुंची है क्या? इस हकीकत को उजागर करना होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य को एक दलित सीएम मिलेगा। उनका परिवार खुद ही सारे भोग रहा है और दलित के नाम पे सीएम बनने वाले को इसका भी उत्तर देना पड़ेगा कि आज मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर 12% का रिजर्वेशन आप मुस्लिमों को देते हैं और हिंदुओं की प्रताड़ना करते हैं। इसका जवाब भी केसीआर साहब को देना पड़ेगा। 3 नारे थे आपके केसीआर जी, 3 नारे थे आपके। नीलू नीलू निधिलु उद्योगलु, नीलू निधिलु उद्योगलु, నీలు రాలేదా, నీలు రాలేదా, నిధులు మింగబడ్డాయి, నిధులు మింగబడ్డాయి, ఉద్యోగులు లేనే లేవు, ఉద్యోగులు लेने लेऊ। पानी नहीं है, पैसा खा गए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया। जिस सरकार ने अपने तीनों वादों को नहीं निभाया हो, जिस सरकार ने अपनी जनता के साथ विश्वासघात किया हो, आप बताइए उस सरकार के खिलाफ आपका कर्तव्य है कि नहीं कि आप मोर्चा खोल दे। और मैं आज ये आह्वान करता हूं कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, सारे नियम कानूनों का पालन करते हुए, सभी कानूनों को ऊपर रखते हुए, अपने सर के ऊपर रखते हुए, मान्यता देते हुए आप लोग अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। घर घर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात, घर घर तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी की बात आप घर घर तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी आप घर घर तक पहुंचाएंगे। केसीआर जी की सरकार
टीआरएस की सरकार को आप नेस्तनाबूद करेंगे, उनके अहंकार को, उनके परिवारवाद को और उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को पूरी तरह से आप समाप्त करेंगे, उसके सच्चाई की पोल को खोलेंगे और जनता के बीच सच्चाई को उजागर करेंगे। इतना ही कह के मैं आप सबसे विदाई लेता हूं। दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठा के मुष्टिका बांध के मेरे साथ सभी लोग कहे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।